आइए बात करते हैं कल के हमारा जो आर्टिकल छूट गया था उस आर्टिकल को हम पूर्ण करेंगे। आर्टिकल 28 की बात करेंगे आज हम। आर्टिकल 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। देखिए इसमें दो प्रकार की बातें कही जा रही हैं। पहली बात यह कहा जा रहा है कि राज्य के द्वारा कोई भी स्कूल वगैरह जो स्थापित किया गया है उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और दूसरी बात ये कही जा रही है अगर कहीं पर कोई भी धार्मिक आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि रामचरितमानस का पाठ करवाया जाता है हिंदू धर्म में, और मुस्लिम धर्म में जलसा वगैरह करवाया जाता है, या जो तमाम प्रकार के जो धार्मिक आयोजन करवाए जाते हैं उन धार्मिक आयोजन में आपको उपस्थित होने या ना होने पर आपका स्वतंत्रता है। आप चाहे तो जो धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं उसमें आप बैठ सकते हैं, अगर आपका मन नहीं करता है तो आप ना बैठिए, यह आपको स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अगर आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता है कि नहीं घर में रामचरितमानस का पाठ हो रहा है तो वहां आपको बैठना ही है। ठीक है, मुस्लिम भाइयों में नमाज पढ़ी जा रही है, जलसा हो रहा है या और भी चीजें जो हो रही हैं उसमें आपको उपस्थित होना ही पड़ेगा, कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता है। यह आपकी स्वयं की स्वतंत्रता है, आप चाहे तो बैठे और चाहे ना बैठे, यह आपको कहा गया है, यह आपकी स्वयं का एक तरीके से कहा जा सकता है निर्णय है। क्लियर? तो धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता से तात्पर्य दो तरीके से है। पहली चीजें तो ये कहा जा रहा है, सीधा सीधा कह दिया गया है भैया कि जो भी राज्य के द्वारा, राज्य मतलब भारत, ठीक है, भारत देश के द्वारा जो भी स्कूल वगैरह है, जैसे सरकारी स्कूल वगैरह जो है वहां पर तो धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं जानी चाहिए। और दूसरी चीजें कही जा रही है कहीं पर आपकी धार्मिक आयोजन कर भी रहे हैं या धार्मिक कार्यक्रम चल भी रहे हैं तो उसमें आपको उपस्थित होने की स्वतंत्रता है, आप चाहे तो हो और चाहे तो ना हो। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगला आपका जो है लास्ट, यानी कि आपका मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और नेक्स्ट आपका अधिकार है यानी कि आपका पांचवा, ठीक है, संस्कृति, लिख लीजिए, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। देखिए यहां पर क्या है, आपका आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक की बात की गई है। आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक इसके बारे में कहा गया है। आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अब किनकी बात की जा रही है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किनकी बात की जा रही है, तो आर्टिकल 29 क्या कहता है, अनुच्छेद 29 क्या कहता है, इसको आप देखिए। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण। देखिए पहली बात की जाती है अल्पसंख्यक होते कौन है। अब हमारे मन में यह जानना चाहिए कि भैया अल्पसंख्यक होते कौन है। देखिए जो बहुसंख्यक में नहीं आते वो अल्पसंख्यक माने जाते हैं। अल्पसंख्यक में जैसे आपके मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, हमारे बौद्धिज्म है, हमारे जैनिज्म है, ठीक है, ये सब आपके अल्पसंख्यक हैं हमारे देश में। हमारे देश में अल्पसंख्यक उन्हें माने जाएगा जिनकी जनसंख्या कम होती है, और जनसंख्या किनकी कम है, मुस्लिमों की है। ठीक है, जो मुस्लिम भाई लोग हैं हमारे, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, ये सब जो है तमाम प्रकार के लोग, उनकी जनसंख्या कम है और इसीलिए उन्हें बोला गया है अल्पसंख्यक। ठीक, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात की जा रही है, और किस प्रकार के इनके हितों के संरक्षण की बात की जा रही है इसके बारे में आइए बात करते हैं। पहली चीजें कहा जा रहा है बोली, भाषा, लिपि। बोली, भाषा, लिपि, ठीक है, बोली, भाषा, लिपि की बात की जा रही है। देखिए जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनके हितों के संरक्षण के लिए उनको यह मूल अधिकार दिया गया है कि वे यदि चाहें तो अपने बोली को संरक्षित कर सकते हैं, अपने बोली को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, या उनकी जो भाषा है, उनकी खुद की भाषा, जैसे आपकी उर्दू हो गई, ठीक है, या उनकी जो लिपि है उर्दू हो गई, फारसी हो गई, जो भी उनकी भाषा है उन भाषा को चाहे तो संरक्षित कर सकते हैं, उनका यह मौलिक अधिकार है। क्लियर? उनका मौलिक अधिकार क्या है आपका, कि वे क्या कर सकते हैं, अपनी बोली को संरक्षित कर सकते हैं, भाषा को संरक्षित कर सकते हैं और लिपि को संरक्षित करते हैं
कर सकते हैं। यह उनका मौलिक अधिकार है। और किनका मौलिक अधिकार है? अल्पसंख्यकों की बात की जा रही है। अल्पसंख्यक कौन है? जो बहुसंख्यक में नहीं आते हैं। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? अब आइए बात करते हैं आर्टिकल 30 की, बात करते हैं कि आर्टिकल 30 क्या कहता है। ठीक है, आर्टिकल 30 की बात करते हैं। ये समझ में आया? इसको इरेज कर दूं। आर्टिकल 30 की बात करते हैं। आर्टिकल 30 क्या कहता है आपसे? अनुच्छेद 30। ठीक है, अनुच्छेद 30 में लिखिए कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना, शिक्षा संस्थानों की स्थापना, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, और प्रशासन करने का अधिकार, और प्रशासन करने का अधिकार किसको? वही अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों के लिए। देखिए, यहां पर कहने का तात्पर्य है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए कहा गया शिक्षण संस्थान की स्थापना करना, जैसे मदरसे वगैरह ओपन करवा लेना। ठीक है, क्योंकि उन्हें अपनी बोली, भाषा, लिपि इत्यादि चीजों को क्या करना है? संरक्षित करना है। और संरक्षित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उन्हें अपने कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन तो उन्हें खोलना ही पड़ेगा ना, तभी तो उनकी भाषा, लिपि जो है वो संरक्षित हो पाएंगी। ठीक है, तो ऐसी चीजों को भी काम करने का एक तरीके से उन्हें अधिकार है। और इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें यह भी अधिकार दिया गया है कि वे उस पर प्रशासन भी कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, या प्रबंधन भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। क्लियर, यह उनको अधिकार दिया गया। किन्हें अधिकार दिया गया? अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। ठीक है, तो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए मैंने आपको आर्टिकल 29 बताया और आर्टिकल 30 मैंने आपको बताया। अब आप बताइए कि आपको क्या कोई कंफ्यूजन है कि नहीं? यहां पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? हाँ सचिन जी, कंफ्यूजन है? हाँ, ठीक। तो वही चीजें यहाँ पर है कि शिक्षा संस्थानों और प्रशासन करने का अधिकार है अल्पसंख्यकों को कि वे अपनी, यहाँ से जो अनुच्छेद 30 में है कि अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से उनके लिए प्रावधान करा गया है शिक्षा संस्थानों की स्थापना के लिए। हाँ, एक विशेष कहा जा सकता है, विशेष भी कह देंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, विशेष भी आपको कहना अनुचित नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। देखिए, इसमें अगर मैं और थोड़ा सा आपको डीप ही बता देता हूं। देखिए, एक चीज ये भी कहा गया है इसमें कि वे चाहे तो धार्मिक या भाषाई को इनको यह अधिकार दिया गया है कि सभी अल्पसंख्यक को वर्गों के लिए अपनी रुचि शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना और प्रशासन करने का अधिकार है, जो मैंने आपको बताया। और दूसरी चीजें कही जा रही है कि अगर वे चाहें, देखो इसमें एक चीज और भी है, अगर वे चाहें एक तरीके से तो इसको राज्य के द्वारा भी इसे पोषित किया जा सकता है। राज्य मतलब सरकार के द्वारा। अगर वे लोग चाहें तो प्रबंधन के लिए सरकार के द्वारा भी सहायता मांग सकते हैं, तो सरकार भी उनको सहायता देती है। ठीक है, और कई बार तो सहायता सरकार देती है, लेकिन सरकार का यह कोई उद्देश्य नहीं है कि उन्हें एक तरीके से बढ़ावा देना। सरकार का कर्तव्य है कि जो असमान परिस्थितियां हैं, जो समान स्थितियां हैं, उन्हें समानता लाना। देखिए, कुछ लोगों का मानना यह भी है कि भैया अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ऐसा दिया क्यों गया? क्योंकि जो हमारे यहाँ असमानता है उन्हें समान लाने के उद्देश्य से हमें यह मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, दूसरी चीजें, एक चीजें मैं आपको और भी बता देता हूं, आपको ये नहीं पता होगा कि जो हमारे संविधान है, हमारे संविधान में अल्पसंख्यक नामक शब्द कहीं पर लिखा नहीं गया। ठीक है, तो आप में अगर कभी पूछा जाता है क्या संविधान में कहीं पर भी अल्पसंख्यक नामक शब्द लिखा गया है कि नहीं, तो ऐसी चर्चा वहां पर नहीं की गई है। ठीक है, ये हमारे समझने और समझाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने या संविधान के लोगों ने क्या किया, या हमारे लक्ष्मीकांत सर ने क्या किया, इस शब्द का चुनाव कर दिया। इनके संरक्षण के लिए तो हमारे जो प्राइमरी टीचर हैं उनमें अलग भर्तियां होती है ना, उर्दू विषय की भी भर्तियां होती है। हाँ, अगर देखो एक तरीके से राज्य क्या करता है, जो राज्य का जब कर्तव्य आता है, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किया जा सकता है, ऐसा राज्य करता भी है। ठीक है, देखिए एक चीज ये भी है इनके संरक्षण के लिए भी, और साथ ही साथ एक ये है कि थोड़ा से जो असमानताएं हैं उनको समाप्त करने के लिए। और हमारे देश में क्या है कि हमारा जो देश है, भारत जो देश है, वो सेक्युलर कंट्री है। ठीक है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि सभी धर्मों का सम्मान करने का कर्तव्य है राज्य का, और राज्य ऐसा करता भी है और आगे भी करता रहेगा।
और इसी तरह मैं आप सभी लोगों को कहता हूं कि जो लोग भी हैं, अगर अपने जीवन में हमेशा खुशहाल रखना चाहते हैं तो अपने आप को सेकुलर बना के रखो। आप किसी धर्म का अपमान मत करिए, अपने धर्म का सम्मान करना है करिए, नहीं करना है तो मत करिए, ठीक है। किसी की आलोचना मत कीजिए, बस सिंपल सी बात इतनी है, ठीक है। चलो आज फिर उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 31 की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। लगे हाथ, मैंने वैसे आर्टिकल 31 उसी दिन बता दिया था, लेकिन अब यहाँ पर 30 के बाद सबके मन में आ रहा होगा आर्टिकल 31 क्या है। देखिए आर्टिकल 31 जो है आपका संपत्ति का अधिकार है। क्या है आपका? संपत्ति का अधिकार। देखिए पहले क्या था, मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार हमें दिया गया था। देखिए इसमें होता क्या था, समस्या क्या थी, इसको हटाया क्यों किया गया, इसे निरसित क्यों कर दिया गया यहाँ से। जब संपत्ति का अधिकार हमारा था तो सरकार अगर रोड बनाना चाहे या सरकार कोई अवसंरचना का स्कूल विद्यालय कुछ भी खुलवाना चाहे तो लोग क्या करते थे, सीधा न्यायालय चले जाते थे। न्यायालय में बोलते थे हमारी संपत्ति है, हमारे दादाओं ने हमारे पूर्वजों ने बनाया है, ठीक है, और ऐसी संपत्ति को हम नहीं देंगे राज्य को ऐसे काम करने के लिए, सरकार को हम ऐसा देने के लिए नहीं करेंगे। तो इससे क्या हो जाता था कि जो सरकार विकास के लिए काम कर रही है, सड़क बनाना, स्कूल बनाना, वो सारे काम में बाधा आने लगी। जिसको देखो वही न्यायालय पहुंच रहा है, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, संसद में एक संशोधन लाया, और सरकार ने कौन सा संशोधन लाया, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 लाया, ठीक है। सरकार ने क्या किया, 44वां संविधान संशोधन 1978 लाके क्या किया, इसे जो आर्टिकल 331 में है इसे कर दिया सरकार के लिए 300A में। अब यह कानूनी रूप से लागू होगा। सरकार को अगर चाहिए किसी की जमीन तो सरकार ले सकती है, उसके बदले में आपको या तो आपको जमीन दे सकती है, या तो जमीन दे देगी या आपको मुआवजा दे देगी, ठीक है। अब कानूनी रूप से लागू कर दिया गया है कि अब ऐसा नहीं कर सकते, आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं कि भैया ये मेरी संपत्ति है मैं दूं या ना दूं। अब हमारे देश में ऐसा नहीं है। अगर आपकी भी संपत्ति है, अगर कोई सार्वजनिक कार्य के लिए कोई भी योजना आई है सरकार की तो वो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ आया कि नहीं? तो इस आर्टिकल को आप याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार को। अब आइए बात करते हैं आर्टिकल 32 की बात करेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।